आज शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना। इस अध्याय में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कैसे हुई और किन आक्रमणकारियों ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। मैं इन शासकों के और आक्रमणकारियों के क्रमबद्ध इतिहास बताने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों, प्रमुख घटनाओं एवं उनके महत्व पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? देखा जाए तो भारत में आने वाले सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 711-12 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इससे आगे नहीं बढ़ पाए। इसका कारण बताया जाता है कि तब पश्चिमोत्तर भारत में प्रतिहार वंश का शासन, जो काफी शक्तिशाली था, उनके कारण से भी मोहम्मद बिन कासिम आगे नहीं बढ़ना चाहे। दूसरा कारण ये भी बता सकते हैं, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था, विजित प्रांतों से ही वहां से संसाधन प्राप्त किया जाता था। लेकिन सिंध ऐसा प्रांत था जहां से उसे संसाधन प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। ना ही कोई सैनिक सहायता मिल सकती थी, ना ही आर्थिक सहायता उसे मिल सकती। ये दो कारण थे जिसके कारण से मोहम्मद बिन कासिम आगे नहीं बढ़ा। इसकी महत्ता ये है कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद से ही सिंध में मुस्लिम की स्थापना प्रारंभ हो गई। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी थे महमूद। वे गजनी के रहने वाले, अतः उसके नाम के साथ महमूद गजनी जोड़ दिया गया। वे सुबुक्तगीन के बेटे। सुबुक्तगीन एक दास सिपाही थे और कई बार वे हिंदू शाही राज्यों के विरुद्ध आक्रमण में भाग लिए थे। महमूद गजनी भी अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए 17 बार आक्रमण किए। उनके द्वारा इस्लाम को दिए गए योगदान के लिए उन्हें यामीन अल दावला की उपाधि, जिसका अर्थ होता है राज्य का दाहिना हाथ। महमूद गजनी के आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था धन अर्जित करना, लूटना। उसने भारत में अपने अभियान के दौरान कई मंदिर को नष्ट किया, शहरों को लूटा और धन संपत्ति इकट्ठा की। उनका पहला आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध 1001। यह आक्रमण कई वर्षों तक चला। 1008-9 तक उनकी 4 पीढ़ी महमूद गजनी से युद्ध करती रही। इनमें प्रमुख थे जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल। इनके साथ कई हिंदू शाही राज, जिसका नेतृत्व आनंदपाल कर रहे थे। इसके बावजूद हिंदू शाही राजाओं ने महमूद गजनी से पंजाब को नहीं बचा पाया और महमूद गजनी का पंजाब पर कब्जा हो गया। 1008 ईस्वी में ही महमूद गजनी नगरकोट पर आ, यहाँ सबसे पहले उन्होंने मूर्ति को तोड़ डाला और इसीलिए इतिहास में इस युद्ध को मूर्ति भंजक के विरुद्ध पहली जीत कही जाती है। नगरकोट के बाद महमूद गजनी थानेश्वर, यहाँ भी उन्होंने एक आदमकद कांस्य मूर्ति को तोड़ा और इसे उठाकर गजनी ले गए। इस आदमकद कांस्य मूर्ति का नाम चक्र स्वामी। इसके बाद वे मथुरा पहुंचे। मथुरा का शहर मूर्तियों एवं मंदिरों का शहर माना जाता। यहाँ कई बड़ी मूर्ति एवं मंदिर बनाए गए। यहाँ के मुख्य मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने में 10 लाख दिनार और 200 वर्ष लगे। इनमें 5 ऐसी मूर्तियां जो 5 मीटर से और सभी सोने की बनी हुई। महमूद गजनी इन मंदिरों को भी लूटा, यहाँ से सोना प्राप्त किया और गजनी ले गए। उनका अभियान यही नहीं रुका, वे उत्तर भारत की ओर आगे बढ़े और उत्तर भारत की पवित्र राजधानी कन्नौज पर भी आक्रमण। यहाँ प्रतिहार वंश का राजा शासन कर रहा। जब उसे पता चला कि महमूद गजनी का आक्रमण होने वाला है, वे तैयार नहीं थे और कन्नौज छोड़कर भाग गए। इस तरह महमूद गजनी का भी कन्नौज पर कब्जा हो गया। इसके बाद महमूद गजनी ने अपने अभियान के सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सौराष्ट्र में किया। सौराष्ट्र में सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर था। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल भी था। महमूद गजनी यहाँ आक्रमण किए। इस मंदिर की रक्षा करने के लिए लगभग 50,000 लोग इस युद्ध में भाग लिए और अपनी जान गंवा दिए। महमूद यहाँ की मूर्ति को तोड़ डाला और करीब 6.5 टन सोना ले गया। कुछ समय सौराष्ट्र में रहने के बाद जब उन्हें पता चला इस मंदिर की रक्षा करने के लिए गुजरात के राजा भीम आ रहे हैं, तो वे सौराष्ट्र छोड़ दिए और गजनी चले गए। 1027 में वे पुनः भारत के लिए आए, परंतु इस बार वे जाट लोगों से बदला लेने के लिए आए। 1030 ईस्वी में जब वे गजनी में थे, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका भतीजा गजनी के जीते हुए प्रांतों को अधिकार करना चाहा, परंतु वह असफल रहा।
मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमणकारियों में दूसरे प्रमुख आक्रमणकारी थे। उनका पूरा नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। भारत में उनका पहला आक्रमण मुल्तान के इस्माइली शासक के विरुद्ध था। इस्लाम धर्म के अनुसार इस्माइली शासक या इस्माइली को विधर्मी माना जाता है। अतः गौरी सबसे पहले इस्माइली शासक के विरुद्ध अपना अभियान चलाए और उनसे मुल्तान और उच्च का प्रदेश छीन लिया। वे 1182 ईस्वी में सिंध पर भी कब्जा किए, परंतु 1178 और 79 ईस्वी में माउंट आबू के पास चालुक्य नरेश से वे पराजित हुए और कुछ समय के लिए उनका अभियान स्थगित हो गया। दूसरी बार उन्होंने अपने अभियान का रास्ता बदल दिया। इस बार वे पंजाब के रास्ते भारत अभियान करना चाहते थे और इसी प्रयास में वे सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के युद्ध किए, जो तब दिल्ली और अजमेर के शासक थे। इन दोनों के बीच प्रथम तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और गौरी पराजित हुआ। गौरी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा, परंतु गौरी इतने में अपनी हार नहीं मानी। वे दूसरे ही वर्ष 1192 ईस्वी में एक बड़ी सेना के साथ पुनः पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए आए और इस युद्ध में तराइन के मैदान में लड़ा और इतिहास में इसे द्वितीय तराइन का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में वे हांसी, कोहराम, सुरसुत्ती पर कब्जा कर पाने में सफल हुए और उन्हें अजमेर तक धकेल दिया। इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना ये थी कि राजा विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव द्वारा बनाए गए अजमेर के प्रसिद्ध विद्यालय को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से भी जानते। महमूद गौरी अन्य राजाओं से भी युद्ध किए। उनमें एक नाम है कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद। इनके विरुद्ध 1194 ईस्वी में आक्रमण किए और उन्हें पराजित किया। वे पंजाब के खोखरों के विद्रोह का भी दमन किए। उनका अंतिम युद्ध 1206 ईस्वी में हुआ और इसी युद्ध के दौरान एक कट्टर अफगानी ने उनकी हत्या कर दी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण उनकी मृत्यु के बाद उनके गुलाम और उनके सगे संबंधी इन प्रदेशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए आपस में लड़ने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। यह असामयिक मृत्यु थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और न ही इस्लाम धर्म में उत्तराधिकारी के कोई स्पष्ट नियम थे। मोहम्मद गौरी का भारत एवं भारत के बाहरी विशाल क्षेत्र में उनका प्रभाव था। इनमें प्रमुख हैं मुल्तान, उच्च, नहरवाला, पुरसोर, सियालकोट, नाहौर, तबरहिंद, तराइन, अजमेर, झांसी, सुरसुती, कोहराम, मेरठ, कोइल, दिल्ली, बदायूं, ग्वालियर, भेड़ा, बनारस, कन्नौज, कालिंजर, अवध, मालवा, बिहार और लखनऊ थी। इन प्रांतों पर अब उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हो गया। गौरी के उत्तराधिकारियों में अब कई गुलाम एवं सगे संबंधी अपना दावा पेश करने लगे। इनमें प्रमुख थे नसीरुद्दीन उवाचा, ताजुद्दीन इल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। इन सबके बीच सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। ताजुद्दीन इल्दौज गजनी का शासक बनना चाहता था। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था। वह 1206 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान भी बन बैठा, जिसने 1210 ईस्वी तक शासन किया। वे पहले देसी राजा थे जो एक स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली पर शासन किए। यही कारण है कि उन्हें दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक भी कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का इतिहास भी प्रारंभ माना जाता है। चूँकि वे मोहम्मद गौरी के दास थे, इसीलिए इसे दास वंश के स्थापक के रूप में भी माना जाता है। जिस समय ऐबक राजगद्दी प्राप्त किया तब उनके पास दो प्रमुख समस्या थी। एक स्थानीय राज्यों का विद्रोह को दबाना था, तो दूसरा तुर्की गुलामों का दबाव को भी नियंत्रित करना था, क्योंकि कई तुर्की गुलाम ऐसे थे जो अपने आप को उनके समकक्ष मानते थे और वे भी एक स्वतंत्र राजा के रूप में अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। ऐबक इन दोनों समस्याओं से परिचित था और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वे अपने मालिक के जीते हुए प्रदेशों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की नीति अपनाई। उसने नए प्रदेशों को जीतने का प्रयास नहीं, अर्थात साम्राज्य विस्तार के जगह पर अपनी प्रशासनिक मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र 1210 से 1211 ईस्वी में एक साल के लिए राजा बना, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं रहे। दिल्ली सल्तनत के दूसरे प्रमुख शासक थे इल्तुतमिश। इनका शासन काल था 1210 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश शमसी राजवंश के सुल्तान थे। वे आराम शाह को हटाकर
गद्दी प्राप्त किए थे। जिस समय उन्हें गद्दी प्राप्त हुआ, उनके समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहला, उन्हें तुर्की गुलामों को अपने नियंत्रण में रखना था। दूसरा, मध्य एशिया से गजनी के एल्दौज, मुल्तान के नसीरुद्दीन ख्वाजा और लखनौती के अली मर्दान से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करनी थी। तीसरा प्रमुख चुनौती स्थानीय सरदारों का विद्रोह था। ये सरदार अक्सर अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे। इल्तुतमिश ने 26 वर्षों तक शासन किया। इस 26 वर्षों को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। 1210 से 1220 ईस्वी तक के काल को उन्होंने शत्रुओं का दमन करने में लगाया। 1220 से 1227 ईस्वी तक उनका ध्यान मध्य एशिया पर था, जिसमें उन्होंने मंगोल आक्रमणकारियों से दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा। 1228 से 1236 ईस्वी तक जो तीसरा चरण था, इस काल में उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का काम किया। इल्तुतमिश ने राजगद्दी संभालते ही यल्दाउज के विरुद्ध अपना सैनिक अभियान चलाया, क्योंकि यल्दाउज गजनी छोड़कर लाहौर पर कब्जा कर लिया था। वह पंजाब में थानेश्वर होता हुआ भारत का शासक बनने का सपना देख रहा था। इल्तुतमिश ने प्राथमिकता के आधार पर उसे तराइन के युद्ध में पराजित किया और उसे जेल में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसी समय मध्य एशिया से मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी की घाटी तक आ पहुंचे और मांगबरनी इल्तुतमिश से शरणार्थी के रूप में सहायता मांगा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह चंगेज खां जैसे आताताई आक्रमणकारी से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखना चाहता था। इस समय इल्तुतमिश की कूटनीति काम आई। वह सिंधु घाटी तक रुक गया और उसके बाद वहीं से वापस चला गया और इस तरह मंगोल आक्रमणकारियों से इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी को बचाए रखा। मध्य एशिया एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से अपनी सीमा को रक्षा करने के बाद एवं उनके शत्रुओं को पराजित करने के बाद उनका ध्यान भारत की भूमि पर स्वतंत्र राज्यों पर गया और इसी क्रम में उसने बंगाल पर एक सैनिक अभियान चलाया। यह सैनिक अभियान हसमुद्दीन इवाज खिलजी के विरुद्ध था। वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार कर रहा था, अतः उसे पराजित कर दिल्ली सल्तनत में ले आया। उसने रणथंभौर, मंदसौर, जलौर, बयाना, अजमेर, जोधपुर पर भी अपना कब्जा जमाया। 1228 ईस्वी में मुल्तान और उज के शासक नसीरुद्दीन कुआचा को भी पराजित किया। नसीरुद्दीन कुआचा और इल्तुतमिश के बीच युद्ध में नसीरुद्दीन कुआचा पराजित हुआ। उसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया, परंतु कुआचा आत्मसमर्पण करने के बजाय सिंधु में कूदकर मर जाना पसंद किया। उसने 1231 से लेकर 1235 तक गौरी के जितने भी प्रांत थे सभी को जीतने का प्रयास किया। इसमें ग्वालियर का किला, मालवा, भिलसा, उज्जैन भी शामिल थे। 1236 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में एक सैनिक अभियान चल रहा था। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के अन्य प्रमुख शासकों में रजिया सुल्तान का नाम भी प्रमुख है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब पुत्र के स्थान पर एक पुत्री को वरीयता दी गई। वह सुल्तान इल्तुतमिश की चुनी हुई उत्तराधिकारी। यद्यपि कई तुर्की सरदारों ने इसका विरोध किया और वे इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किए, परंतु उनका शासन अलोकप्रिय रहा। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज रजिया सुल्तान के बारे में वर्णन करते हुए यह बताते हैं कि रजिया सुल्तान के पास राजा होने के सारे गुण थे। गद्दी पर बैठने के बाद वे सारी महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए। वे चोगा और टोपी पहनकर जनता के सामने उपस्थित होने लगी, हाथी पर सवारी करने लगी और राजा के समान राजकाज संभालती थी। उनके काल में 2 प्रमुख सैनिक अभियान हुए, एक रणथंभौर का अभियान और दूसरा ग्वालियर के विरुद्ध अभियान। ये दोनों ही अभियान असफल रहे। यहाँ के शासक अपने को दिल्ली सल्तनत से अलग कर बैठे थे और स्वतंत्र राजा के रूप में व्यवहार करने लगे थे। रजिया सुल्तान ने इनके विरुद्ध अभियान चलाया, परंतु ये दोनों अभियान असफल रहा। सुल्तान के विरुद्ध तुर्की सरदारों का विद्रोह हुआ। इख्तियारुद्दीन ऐतगिन जो अमीर ए हाजिब थे और दूसरा मलिक अल्तुनिया जो भटिंडा के गवर्नर थे, इनका विद्रोह प्रमुख है। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह भी कर लिया। जब वह दिल्ली के बाहर एक सैनिक अभियान में से लौट रही थी, तब रास्ते में डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी।
रजिया सुल्तान के बाद 2 राजा हुए, परंतु उनका राज ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण या विशेष उपलब्धि न रहने के कारण कम महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो प्रमुख राजा थे गयासुद्दीन बलवन, ये 1266 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान रहे। ये इल्तुतमिश के तुर्की गुलाम थे और कई वर्षों तक नसीरुद्दीन मोहम्मद का नायब मलिक रहा, अर्थात प्रधानमंत्री रहा। कई इतिहासकार जैसे इब्न बतूता और इसामी ये मानते हैं कि बलवन ने ही अपने मालिक को जहर देकर मार डाला और स्वयं गद्दी पर बैठ। गयासुद्दीन बलवन ने एक राजा के पद को प्रतिष्ठित करने का हर संभव प्रयास किया और यही कारण है कि सबसे पहला कार्य जब वे गद्दी पर बैठे तो सबसे पहला कार्य वे अभिजात वर्ग के प्रभाव को समाप्त करने का काम किए। अभिजात वर्ग में करीब 40 तुर्कों का एक समूह होता है। ये 40 तुर्क राज दरबार के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं कि वे राजा के पद को भी चुनौती देते हैं। गयासुद्दीन बलवन उनकी शक्ति को पहचानते और यही कारण है कि अपनी पद और प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए इन अभिजात वर्गों की शक्ति को ही समाप्त कर दिया, उनके प्रभाव को समाप्त कर दिया। इसके लिए वे फारस के ससानिद राजतंत्रीय व्यवस्था को अपने दरबार में लागू किए, जिसके अनुसार राजा ईश्वर की परछाई और धरती पर उसका उप प्रतिशासक माना जाता है, अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा को दर्शाने का प्रयास किया और यह राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास था। उन्होंने एक पौराणिक राजा अफरासियाब की भांति ही सभी राज चिन्हों एवं शाही साज सम्मान के साथ अपने दरबार में उपस्थित होने की परंपरा शुरुआत की। दरबार में वे हंसी मजाक के जगह पर गंभीर मुद्रा में रहने का अपील किए। वे दरबारियों के बीच मदिरा का सेवन से भी दूर रहे। आम जनता को दरबार में आने से पहले सिजदा अर्थात साष्टांग प्रणाम और पैबोस पैर को चूमने की प्रथा के प्रचलन को पुनर्जीवित किया। उनके ऐसा करने का उद्देश्य यह था राजा और प्रजा के बीच एक स्पष्ट दूरी बना रहे और राजा के पद की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित किया जा सके। बलवन ने अपने शासन काल में शासन विस्तार के स्थान पर प्रशासन को सुदृढ़ करने की नीति अपनाई। उन्होंने राजस्थान, दोआब, अवध, कटिहार में कई सैनिक अभियान चलाए और उन्हें नियंत्रण में लाया। जैसा कहा जाता है कि दोआब में तब आमदनी कम थी, वहां उन्होंने 2000 तुर्की को बसाया और वहां से इनकम प्राप्त करने का कोशिश किया। अवध में भी जो सड़क के लुटेरे थे उन पर नियंत्रण किया और व्यापारियों के लिए यह मार्ग सुरक्षित किया। इस तरह बलवन अपने राज्य क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार के जगह पर अपने पूर्व शासकों के द्वारा दी गई साम्राज्य को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। बंगाल का शासक अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा था और दिल्ली से दूर होने का फायदा लेना चाहता था। वो नियमित रूप से कर भी नहीं देता था। अतः गयासुद्दीन बलवन ने बंगाल के राजा तुगरिल बेग को पराजित किया और उनकी हत्या करा दी। उनके स्थान पर अपना एक प्रतिनिधि को वहां का राजा नियुक्त कर दिया। तुगरिल बेग एक ऐसा शासक था जो अपने नाम पर खुतबा भी पढ़ा लिया था। उसे मार दिया और दिल्ली सल्तनत में इस प्रांत को मिला लिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने में मदद मिलेगी। अगले पार्ट में मैं आपको फिर से बतलाऊंगा दिल्ली सल्तनत का दूसरा भाग अलाउद्दीन खलजी एवं तुगलक वंश के साथ। धन्यवाद।